बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ फार्मासिस्ट सोबिया और आज का जो टॉपिक है आज मैं आपसे कोई मेडिसिन डिस्कस नहीं करने वाली। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि वो कौन सी मेजर्स हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके मेडिसिन की जो एक फ़ील्ड है उसमें एरर्स जो आती हैं उनको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नॉर्मली प्रेस्क्रिप्शन एरर्स भी कह सकते हैं या मेडिकेशन एरर्स भी कह सकते हैं। आज मैं आपसे डिटेल से उन तमाम फैक्टर्स पे बात करूँगी और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ काइंडली उसको फॉलो कीजिएगा ताकि आप जो मेडिकेशन एरर्स हैं या प्रेस्क्रिप्शन एरर्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है वो डॉक्टर से है, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं लिखी होगी अगर, तो वो फार्मेसी पे मौजूद किसी भी जो सेल्समैन होते हैं नॉर्मली क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप ब्लर लिखेंगे, अगर आप कोड वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो फार्मेसी जो दूसरी फार्मेसी वाले जो होते हैं उनको नहीं आइडिया होता कि आप कौन सा कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इशू बन जाता है उस प्रेस्क्रिप्शन को पूरी प्रेस्क्रिप्शन देना। ठीक है, तो आपको पता है कि हर फार्मेसी वाले की कोशिश होती है कि अगर उसके पास कस्टमर आया है तो वो उसको कुछ ना कुछ मतलब वो पूरी प्रेस्क्रिप्शन फिल करके भेजे। वो क्या करते हैं कि उस दवाई को जो क्लियर नहीं है, जो समझ नहीं आ रही, वो आपसे सिम्टम्स पूछ के या आपकी बीमारी का पूछ के वो कोशिश करते हैं कि उसमें आपको कुछ ना कुछ दे के, ठीक है, आपकी पूरी दवाई पूरी कर दी जाए। तो काइंडली वो डॉक्टर्स, तमाम डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स जो क्लियर नहीं लिखते हैं अपनी प्रेस्क्रिप्शन, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मरीज़ की सेहत के लिए, मरीज़ की ज़िंदगी के लिए उसको क्लियर लिखें। दूसरा ये है कि जो पेशेंट्स हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी डॉक्टर से चेक करवाने जाएं, मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपको तेज़ाबियत का मसला है, आपको जो है बीपी का इशू है, आपको शुगर का इशू है, आप डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर साहब प्लीज़ इसको आपने क्लियर लिखना है, और ताकि मैं अगर किसी और जगह से दवाई लेता हूँ तो उसको पता चल सके कि ये क्या लिखा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक प्रिस्क्रिप्शन मैंने देखी, उसमें म्यूकेन सिरप लिखा हुआ था और वो इतना अजीबोगरीब राइटिंग में लिखा हुआ था कि उसको किसी फार्मेसी वाले ने म्यूकेन की जगह पे म्यूकोनिल सिरप दे दिया। ठीक है, जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट है। तो वो बेचारा शिकायत कर रहा था कि मुझे अभी तक मसला हल नहीं हो रहा मेरा। तो इस तरह की जो एरर्स हैं वो तभी आते हैं जब प्रेस्क्रिप्शन जो है वो साफ़ सुथरी नहीं लिखी होती, क्लियर नहीं लिखी होती। और दूसरा जो है अगर आप फार्मेसी पे जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए, तो वहाँ पर आप बेशक आपकी क्लियर है प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन आप काउंटर पे बिल पे करते वक्त या उससे पहले जब मेडिसिन निकल रही होती है, आपकी स्टॉक निकल रहा होता है, आप वहाँ पर क्लियरली देख लें कि ये जो दवाई है, आप पूछ लें जो सेल्समैन है वहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे पूछ लें कि ये आया, ये बीपी की दवाई है, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर की है, ये शुगर की है, या जो भी आपको मसला है आप उसको वहाँ पर काउंटर चेक इसको कह सकते हैं, आप कर सकते हैं कि जो दवाई मेरा मसला है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सर में दर्द है तो वो सर दर्द की ही दवाई आप लेके जा रहे हैं फार्मेसी से, या कोई और दवाई तो नहीं ले ली। ठीक है, और एक और फैक्टर, ठीक है, नंबर 3 फैक्टर की तरफ हम चलते हैं। वो ये है कि जो बच्चे हैं, बच्चों की प्रेस्क्रिप्शन लिखते वक्त उनको मोस्टली जो एंटीबायोटिक सिरप दिया जाता है उसकी जस्ट ये लिखा जाता है कि उसको आपने सुबह शाम देना है 1+1, ठीक है, लेकिन उसमें उनका जो डोज है कितने ml देना है ये मेंशन नहीं होता है। ये नॉर्मली ऐसा ही होता है कि मेंशन नहीं होता है। बहुत कम केसेस में होता है कि लिखा होता है कि आपने 4 ml देना है या 4.5 ml देना है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एंटीबायोटिक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, तो बच्चे का वेट करने के बाद आप उसकी डोज जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि इस बच्चे ने अगर सिर्फ एग्ज़ाम है तो वो उसने 3 ml लेनी है, 4 ml लेनी है, 5 ml लेनी है। तो काइंडली आप मेरी डॉक्टर्स जितने भी जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों की जो डोज़ है वो आप ml में लिखें।
मीन्स आप ये बताएं कि आपके बच्चे का आपने बच्चे को सुबह 5 ml देना है, शाम को भी 5 ml देना है, ठीक है, ताकि उसकी जो डोज कैलकुलेशन है वो इजीली हम एज अ फार्मासिस्ट भी उनको समझा सकें और जो है वो ठीक और प्रॉपर डोज बच्चे तक पहुँचे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इशू था जो मेरे दिमाग में था कि ये इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ पे बात करनी बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक की जो डोज़ है उसमें कितने ml उसने लेनी है डोज़, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये है कि जितने भी बुज़ुर्ग हजरात हैं जो मेडिसिन नॉर्मली ले रहे होते हैं, उनको कोई ना कोई इशू होता है, बीपी का, शुगर का या मल्टीपल इश्यूज़ चल रहे होते हैं, वो कोई मेडिसिन अगर ले रहे हैं, आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है मेडिसिन ले रहे हैं, तो आजकल हर बंदे के पास मोबाइल है, नेट है, गूगल है, तो आप काइंडली ये चेक कर लें कि आपके फादर को, मदर को इशू क्या है और वो जो दवाई खा रहे हैं आया वो वही दवाई है जिसके लिए जो उनको प्रॉब्लम है उसी के लिए वो दवाई वो ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एक काउंटर चेक आप घर में ही कर सकते हैं। दूसरा ये कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो 1 हफ्ता के लिए लेनी है, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, लेकिन अनलकीली क्या होता है कि वो मेडिसिन्स बहुत लॉन्ग टाइम तक लोग लेते रहते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मॉक्सीगेट है, मॉक्सीगेट आपने 5 दिन लेके उसको छोड़ देना है और बाकी दवाई जारी रखनी है, ठीक है, जो भी है वो दवाई शुगर की, बीपी की जो आपने रूटीन में लेनी है। तो अक्सर पेशेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि हमने मॉक्सीगेट को अब छोड़ देना है, वो क्या करते हैं लॉन्ग टर्म इसको लेते हैं। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। हमारे पास एक लेडीज़ आई, वो जो थी लेडी वो ले रही थी नेस्किल 600 mg टैबलेट, उनको कहीं डायबिटिक थी, उनको कहीं कोई इन्फेक्शन हुआ, तो वो उन्होंने नेस्किल जो है 10 दिन के लिए लेनी थी, ठीक है, लेकिन वो पिछले 3 माह से नेस्किल ले रही थी, उनका मसला हल हो चुका था लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि ये दवाई मैंने बंद करनी है। तो इस तरह के केसेस में घर में मौजूद बच्चे जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि आया जो दवाई ले रहे हैं हमारे पेरेंट्स वो ठीक दवाई ले रहे हैं, जो उनको मसला है उसी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस सोसाइटी में, स्पेशली बच्चों के एंटीबायोटिक के हवाले से, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है एंटीबायोटिक की। एक एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती है, दूसरी बार जब उसको वही सेम इन्फेक्शन होती है, तो जब तक ठीक डोज नहीं जाएगी तो हम ओवरडोजिंग करेंगे, हम बग़ैर वजह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सब इश्यूज़ हमारे सोसाइटी में डेवलप होंगे, ठीक है। सोसाइटी की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि हम इन छोटे छोटे स्टेप्स को हर बंदा अपनी जगह पर, अपने लेवल पर उसको कोशिश करे कि मैंने जो काम करना है, मैंने इस तरह से काम करना है कि मेरी सोसाइटी को, मेरी आवाम को उससे बेहतरी, आवाम की बेहतरी आए उसमें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और जो है कमेंट्स में बताइएगा कोई और नेक्स्ट टॉपिक जिस पे मैं बात करूं, और प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा इन तमाम फैक्टर्स को सॉल्व करने में, इन तमाम फैक्टर्स को फॉलो करने में, ताकि हम अपने माशरे से जो मेडिकेशन एरर्स हैं या प्रेस्क्रिप्शन एरर्स हैं वो हम उसको मिनिमाइज़ कर सकें। मैं आपके साथ प्रेस्क्रिप्शंस भी शेयर करूंगी, ठीक है, ताकि आप उसको देखें और ये देखें कि किस किस तरह की प्रेस्क्रिप्शंस आती हैं जो कि बिल्कुल अनरीडेबल होती हैं। तो उसको काइंडली जो है वो तमाम डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं काइंडली वो भी इस प्रैक्टिस को मिनिमाइज़ करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।